कहते हैं रात का अंधेरा जितना गहरा हो, सुबह की रोशनी उसे ख़त्म कर ही देती है। पर रवि के उस रात का अंधेरा इतना गहरा था कि उसकी सुबह कभी होती ही नहीं है। रवि ने मुंबई के एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की थी, पर काम न मिलने की वजह से वो अपने पुराने घर, अपने गांव राजगढ़ वापस आ जाता है। रवि की माँ की मौत हो चुकी थी और पिता उसे बचपन में ही छोड़ के जा चुके थे, तो वो अपने इस बड़े घर में अकेला रहता था। घर इतना बड़ा था कि वो उसे संभाल नहीं पा रहा था, तो वो सोचता है कि अपने आधे घर को रेंट पे लगाएगा और रेनोवेशन का काम शुरू कर देता है। रवि रात को थोड़ा बहुत रेनोवेशन का काम खुद ही कर लेता था और ऐसे ही एक रात अपने बेसमेंट में काम करते करते वो किसी चीज़ पे पैर रखता है और किसी खाई की तरह गिरने लगता है। बेसमेंट के नीचे मानो पूरा शहर था। वो जब आंखें खोलता है तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और उसका एक पैर गिरने की वजह से टूट चुका था। रवि दर्द में भी कोशिश करता है वापस ऊपर जाने की, पर उसकी हर कोशिश बेकार जाती है। वो मदद के लिए चीखता, पर सुनता कौन। वो वहीं थक के दर्द से लड़ता हुआ बैठ जाता है और अपने चारों तरफ देखता है, सिर्फ अंधेरा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी एक बदबू रवि को परेशान करती है और वो दीवार पकड़ के उस बदबू की ओर बढ़ता है। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ देखना मुमकिन नहीं था। तभी रवि किसी चीज़ से टकराता है और गिर जाता है। वो अपने हाथों से छू के उसे महसूस करने की कोशिश करता है। वो एक इंसान था। रवि खुश हो जाता है और उससे बातें करने लगता है कि वो यहाँ कैसे पहुँचा और मदद मांगने लगता है। तभी एक हाथ उसके कंधे पे आता है और उसे कहता है, मेरे साथ आओ। रवि उसके कंधे पे हाथ रख के आगे बढ़ने लगता है। वो कुछ कदम ही चला था कि एक बार फिर से वही बदबू, मानो जैसे कुछ सड़ रहा हो, और तभी उसके पैरों में बहुत तेज़ दर्द महसूस होता है। वो जब अपना हाथ अपने पैरों की ओर बढ़ाता है, उसके साथ जो शख्स था उसे हल्के से कहता है, तुम्हें उठना होगा। ये रवि को अजीब लगता है और वो अपने हाथों से पैरों को छूता है और ज़ोर से चीखता है। उसके पैरों के पास कोई था जो उसके पैरों को खा रहा था। वो उसके ऊपर हाथ फेरता है और कौन है ये समझने की कोशिश करता है। उसके लंबे बाल थे और वो भी रवि से कहती है, तुम्हें उठना होगा। आवाज़ सुन के रवि को समझ आता है वो एक लड़की है, पर तभी उसके पैरों को वो अपने दांत से ज़ोर से काटती है और रवि ज़ोर से चीखता है। और तभी मानो अपनी आंखें खोलता है और इस बार उसे सब तो नहीं पर हल्का सा दिख रहा था। वो अभी वहीं था जहां वो बेसमेंट में गिरा था और कुछ चूहे उसके पैरों को खा रहे थे। वो फिर से चीखता है और तभी एक लड़की उसके सामने आती है और कहती है, मैंने कहा था ना तुम्हें उठना होगा। और वो फिर से चीखता है और वो इस बार जब आंखें खोलता है तो उसे कुछ नहीं दिखता, बस महसूस होता है कि कोई उसके चेहरे पे चल रहा है। वो अपने हाथ चेहरे पे रखता है और महसूस करता है एक चूहा जो उसके चेहरे पे था और उसकी आंखें खा रहा था। एक छोटे से गांव के कोने में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। वो एक ऐसी लड़की थी जो अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए मशहूर थी। उसने सुना था कि हमजाद साधना अपने हमजाद से जुड़ने का एक तरीका है। हमजाद एक ऐसा स्पिरिचुअल गाइड होता है जो अपने साधक को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन गांव के लोगों ने आयशा को बार बार समझाया कि ऐसी चीज़ें अंधेरों की ताकत रखती है और बहुत खतरनाक होती है। एक रात जब पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, आयशा के दिल में कुछ अजीब सा एहसास होता है और उसकी आंखें जंगल की तरफ मुड़ने लगती है। बस एक बार उसने मन में सोचा और फिर जंगल की तरफ चली गई। वहाँ की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी,
पर आयशा बढ़ती गई। उसे लगने लगा था कि कोई उसे बुलाने की कोशिश कर रहा है। फिर उसने जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे एक ऑल्टर देखी जहाँ एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। वहाँ पहुंचकर आयशा ने अपनी हमजाद साधना शुरू की। जब उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, उसने अपने मन में सुकून सा महसूस किया, जैसे कोई उसे गले लगा रहा हो। लेकिन धीरे धीरे उसकी सुकून भरी दुनिया धुंधली होने लगी। आयशा, तुमने मुझे जगाया, एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। आयशा ने देखा कि ऑल्टर के पीछे से एक रोशनी चमक रही थी। ये देखते ही आयशा के मुंह से एक नाम निकलता है, हमजाद। उसका चेहरा धीरे धीरे दिखने लगा। वो भयानक और डरावना था और उसकी आंखें गहरी और खाली सी थी। उसकी मुस्कुराहट में जैसे कुछ भयानक छुपा हुआ था। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमजाद ने एक भयानक आवाज़ में कहा और उसकी आवाज़ जंगल में गूंज उठी। आयशा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो भागकर वापस जाना चाहती थी, लेकिन ज़मीन ने उसके पाँव को पकड़ लिया हो मानो। और हमजाद ने फिर से कहा, तुम्हें समझना होगा आयशा, तुमने मुझे जगाया है और इसीलिए अब तुम अंधेरों की हो। आयशा ने डर से आंखें बंद कर ली और अपने अच्छे यादों को अपने अंदर ढूंढने लगी, पर उसकी यादें उससे गैर सी हो चुकी थी। उसके बचपन की याद, दोस्तों की हंसी, माँ की बातें, सारी यादें एक भयानक अंधेरे में छुप गई थी। आखिरी बार आयशा ने अपने हमजाद को बुलाया, पर इस बार उसे सिर्फ ठंडी हवा और खामोशी का एहसास हुआ। उसने अपनी डरती आवाज़ में फिर से कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। ये कहते हुए उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, पर जंगल में मानो कोई नहीं था। जंगल में एक गहरी खामोशी छा गई थी। गांव वाले जब आयशा को ढूंढते हुए आए तो सिर्फ वो ऑल्टर मिला जहां आयशा ने हमजाद साधना की थी। और गांव वालों ने उसकी हल्की सी चीखें भी सुनी, पर वो कुछ न समझ पाए और ना ही कुछ कर पाए। दिन बीते, महीने गुजरे, लेकिन आयशा का नाम गांव में जिंदा रहा। कुछ लोग कहते थे कि वो अंधेरों में खो गई या वो खुद अपने हमजाद की तरह बन गई। पर आज भी जब रात को हवा चलती है, आयशा की वो हल्की सी खामोश चीख सुनाई देती है। चांदनी रात थी और ठंडी हवा चल रही थी। हवेली के अंदर का माहौल शांत था, पर जब नैना ने इस हवेली का दरवाज़ा खोला तब उसने महसूस किया कि यहाँ कुछ तो है जो उसे बुलाने की कोशिश कर रहा है। हवेली का दरवाज़ा खुद ही खुलता है, जैसे नैना ने नहीं, किसी ने हवेली के अंदर से दरवाज़ा खोला हो। नैना ने अंदर कदम रखा। उसके आसपास की दीवारें और सामान सब कुछ पुराना और ख़राब सा दिख रहा था। नैना का दिल इस सुनसान और खंडर हवेली में बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी उसे और आगे बढ़ने के लिए कह रही थी। उसने देखा कि एक पुराना मिरर दीवार पर लटक रहा है, जिस पे धूल और मिट्टी ने अपना घर कर लिया था। उसने मिरर के पास जाकर देखा, लेकिन उसे अपना चेहरा नहीं दिखा। उसकी जगह उसने एक बहुत खूबसूरत औरत को देखा जो उसे घूर रही थी। उस औरत की आंखें उसकी तरफ देख रही थीं, जैसे वो उससे कुछ कहना चाहती हो। नैना मिरर को गंदा और धुंधला समझकर दूसरी ओर पलट गई, पर जब नैना ने कदम आगे बढ़ाया तब उसने महसूस किया कि कुछ तो उसके पीछे है। उसने पलटकर देखा, पर कुछ नहीं था। उसने सोचा शायद उसका मन उसे भटका रहा है, लेकिन एक अजीब सी आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी, जैसे कोई कुछ कह रहा हो। तभी हवेली के एक कोने से एक घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। नैना मुड़ती है और देखती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था सिवाय खामोशी के। उसने सोचा ये सब सिर्फ एक वहम है। नैना ने हवेली के और अंदर जाने का फैसला किया, और वो जब आगे बढ़ी तो उसने देखा कि हवेली के कोने में एक पुरानी किताब ज़मीन पे पड़ी है। उसने किताब उठाई और जब उसने उसके पेजेस पलटे तब उसने महसूस किया कि कुछ तो अजीब है।
हर पेज पर कुछ अजीब सा लिखा था, पुरानी कहानियाँ, भयानक घटनाएं और एक नाम बार बार लिखा हुआ था, रानी। जैसे ही नैना ने ये नाम देखा, उसने महसूस किया कि हवा ठंडी हो गई है। उसने पलटकर देखा, लेकिन अब भी सिर्फ खामोशी थी। नैना का मन उस नाम से ना जाने क्यों पर डर रहा था। तभी उसकी नज़र फिर से मिरर के पास देखती है और उसे एक औरत दिखाई देती है। डर से उसकी आंखें मानो उस पर ठहर सी गई थीं, जैसे वो डर से जम गई हो। नैना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। नैना बहुत डर चुकी थी और इसी डर में वो पीछे दरवाजे की ओर मुड़ती है, पर जब भी वो मुड़ती ऐसा लगता मानो वो लौट के आईने के पास आ गई हो। नैना का डर उसके धड़कन की तरह बढ़ता जा रहा था। तभी नैना हिम्मत करती है और मिरर की ओर तेज भागती है और सीधा उससे टकरा जाती है। मिरर टूट चुका था और नैना के हाथ और सर से खून बह रहा था। तभी अचानक नैना को अपने कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है, जो गाड़ी के हॉर्न की होती है। नैना अचानक आंखें बंद करके खोलती है तो वो देखती है वो हाईवे पे ड्राइव करते करते सो गई थी। और तभी नैना की नज़र गाड़ी के साइड मिरर पे जाती है और वो देखती है कि वहाँ वही औरत बैठी है जो अभी नैना के सपने में थी। और तभी अचानक गाड़ी किसी चीज़ से टकराती है और सब खत्म हो जाता है। रास्ते जब खुद आपसे छुपने लगें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अब आपके चलते रहने का वक्त ख़त्म हो गया है। रूही का ये छोटा सा सफ़र रूही को सड़क के किनारे खड़ा कर देता है और उसकी सांसों को उसके वक्त की तरह कैद कर देता है। रूही हर शाम की तरह अपने ऑफिस से रात 11 बजे अपने घर के लिए निकलती है। वो हर दिन एक ही रास्ता लेती थी, क्योंकि दूसरे रास्ते की एक कहानी थी। कहा जाता था कि जो उस रास्ते से जाएगा ना उसे कभी अपना रास्ता मिलेगा, ना ही उस तक पहुंचने का कोई रास्ता किसी और को मिलेगा। कुछ सालों से वो सड़क मानो रात 10 बजे के बाद से खाली रहती थी और लोग उस रास्ते को कहते थे भूल भुलैया, जो आपको सिर्फ अपनी मंजिल से नहीं भटकाता बल्कि उन सब को जो आपको ढूंढते हैं, उन सब को भी तुम्हें भूलने पे मजबूर कर देता है। रूही हर दिन की तरह अपने रास्ते की तरफ अपनी गाड़ी में बढ़ती है, पर रास्ते पे हो रहे मेंटेनेंस के काम की वजह से उसे भूल भुलैया वाले रास्ते पे चलना पड़ता है। घर से ऑफिस की दूरी 1 या 1.5 किलोमीटर की थी, पर उस सुनसान और खाली रास्ते पे रूही आधे घंटे से ड्राइव कर रही थी। रास्ते का खालीपन हर मिनट के बीतने का एहसास करवा रहा था और रूही की आंखें रास्ते से ज़्यादा अपने मैप पे थी, जो अब भी बता रही थी यू विल अराइव एट योर डेस्टिनेशन इन 10 मिनट्स। रूही पिछले 30 मिनट से मैप पे यही देख रही थी, पर मैप 10 से 9 मिनट तक भी नहीं पहुंचता। रूही गाड़ी का ब्रेक मारती है और अपना फ़ोन उठा के किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, पर हर नंबर जिस पे वो कॉल करती बिजी बताता था। रूही का दिल अब तक काबू में था, पर अब बेकाबू होने में वक्त नहीं लगाता। वो डर चुकी थी, पर सिवाय फिर से ड्राइव करने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। तभी अचानक गाड़ी का रेडियो अपने आप स्टार्ट हो जाता है और एक आवाज़ रूही को डरा देती है। रेडियो में जिसकी आवाज़ थी वो रूही की थी और वो कह रही थी, रूही तुम्हें तुम्हारी चीखें नहीं सुननी। और बस ये कहने के बाद रेडियो बंद हो जाती है। रूही अपने गाड़ी का स्पीड बढ़ाती है, पर तभी अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है और गाड़ी सड़क से हट के साइड में आ जाती है। रूही अपने माथे को पकड़े गाड़ी से निकलती है और तभी गाड़ी का रेडियो फिर से चालू हो जाता है और इस बार भी आवाज़ रूही की थी, जो कहती है, रूही ये सफ़र आखिरी है तो अब इसे यादगार बनाते हैं।
ये कहते ही गाड़ी के चारों टायर ब्लास्ट हो जाते हैं और रूही डर से पीछे एक बहुत गहरे खाई में गिर जाती है और गिरते हुए मदद के लिए चीखती है। रूही जब आंखें खोलती है तो वो देखती है कि वो अपनी गाड़ी में बैठी है और मैप अब भी यही दिखा रहा था कि यू विल अराइव एट योर डेस्टिनेशन इन 10 मिनट्स। फिर से रेडियो ऑन होता है और फिर से रूही की आवाज़ ही कहती है, रूही तुम्हें तुम्हारी चीखें नहीं सुननी। और वो फिर से गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है पर गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है और गाड़ी रास्ते के साइड में आके रुक जाती है। रूही अपना सर पकड़ के गाड़ी से निकलती है और रेडियो फिर से ऑन होता है और रूही की आवाज़ कहती है, रूही ये सफ़र आखिरी है तो अब इसे यादगार बनाते हैं। और गाड़ी के टायर्स ब्लास्ट होते हैं और रूही पीछे हटती है और खाई में गिर जाती है और मदद के लिए चीखती है। रूही इस भूल भुलैया में मानो खो चुकी थी और वहीं सड़क के किनारे खाई में बार बार गिरते रहने के लिए मजबूर हो चुकी थी और धीरे धीरे खुद को और अपने मंजिल को भूल चुकी थी। एक छोटे से गांव में रात होते ही सभी लोग डर से घरों के अंदर बंद हो जाते थे। उस गांव की एक भयानक कहानी थी, एक चुड़ैल की जो रात के अंधेरे में आती और मर्दों को अपने वश में कर लेती थी। उसकी खूबसूरती सबको चक्कर में डाल देती और जो भी उसके इस माया जाल में फंसता उसका अंत कभी अच्छा नहीं होता था। ये कहानी है विक्रम की, एक सामान्य सा लड़का जो हमेशा रात को घर से बाहर घूमता रहता था। ऐसे ही एक रात जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहा था तब उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। उसने देखा कि एक सुंदर औरत कुछ कहते हुए उनके नज़दीक आ रही है। उसका चेहरा चमक रहा था और उसके आंखों में मानो जैसे एक अजीब सी बात थी। उनके पास आके वो कहती है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? विक्रम का दिल धड़क उठा और उसने कहा, हाँ मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। वो औरत विक्रम को एक सुंदर बगीचे में ले गई। वहाँ सब कुछ खूबसूरत था, फूल खिले थे और खुशबू चारों ओर बिखरा हुआ था। विक्रम ना जाने क्यों पर बस मुस्कुराए जा रहा था। तभी अचानक उसे कुछ अजीब महसूस होने लगता है, जैसे कुछ तो गलत होने वाला है। उस औरत ने विक्रम का हाथ पकड़ा तो विक्रम को एक अजीब सा पर डर महसूस हुआ। क्या हुआ, तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा? उस औरत ने कहा। विक्रम अपनी नज़र उसकी ओर मोड़ के जवाब देता है, हाँ लेकिन मुझे घर जाना है, सब इंतज़ार कर रहे होंगे। औरत ज़ोर से हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में मानो कुछ भयानक छुपा हुआ था और वो कहती है, तुम्हें अब यही मेरे साथ रहना होगा, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। विक्रम घबरा गया और घबराते हुए कहा, मुझे जाना है, देर हो रही है। लेकिन वो औरत उसके और पास आई और विक्रम को एक भयानक मुस्कुराहट और गुस्से के साथ देखती है और तभी विक्रम को एहसास हो जाता है कि वो उस कहानी में फंस चुका है जिससे गांव का हर घर डरता था। विक्रम डर चुका था और इसी डर में वो कहता है, अब क्या तुम मुझे मार दोगी? वो औरत ज़ोर से हंसती है और कहती है, तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो या हमेशा मेरे बन के यहीं रहना चाहते हो? ये कह के वो औरत विक्रम की आंखों में देखती है और विक्रम हल्के से मुस्कुराता है और वहीं ज़मीन पे गिर जाता है। अगले दिन पूरे गांव में विक्रम की खबर आती है कि उसकी लाश गांव के एक बगीचे के बाहर मिली है और सब उस लाश के पास जाने से डर रहे हैं क्योंकि विक्रम अभी भी वैसे ही मुस्कुरा रहा था जैसे वो जिंदा हो। एक ऐसी रात जो माया कभी भूलना नहीं चाहती पर याद रखना भी मुश्किल था, क्योंकि उस एक रात में कुछ अच्छे पलों की यादें और भयानक दर्द की चीखें भी शामिल थी। माया एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी तो वो अक्सर ऑफिस से लेट निकलती, कभी कभी तो रात के 3 भी बज जाते थे। ऐसे ही एक लेट नाइट के बाद
माया ऑफिस से निकलती है और उसका घर नज़दीक था तो वो अक्सर पैदल ही घर चली जाती थी। वो उस दिन रात के 1:30 बजे अपने ऑफिस से निकली थी। रास्ता खाली और सुनसान था, मानो जैसे अपने पैरों की आवाज़ भी अपने दिल के धड़कन के साथ साथ सुनाई दे रही थी। कुछ मिनट ऐसे ही चलने के बाद माया को एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वो मुड़ के देखती है, पर सिवाय खामोशी और अंधेरे रास्ते के उसे कुछ नहीं दिखता। वो चलना शुरू करती है और फिर से उसे पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। वो डर जाती है और पीछे मुड़ती है, पर कोई नहीं था। वो हर रात देर तक जागती थी काम के लिए, तो वो जानती थी ये सिर्फ थकान तो नहीं हो सकता। उसकी घबराहट हर एक कदम के साथ बढ़ रही थी। तभी अचानक एक तेज आवाज़ माया के कानों में आती है। वो मुड़ती उससे पहले ही एक बाइक फुल स्पीड में उसके साइड से गुजरती है और बाइक पे जो माया को दिखता है वो उसे डरा देता है। बाइक पे 2 लोग थे, पर जो पीछे बैठा था वो उल्टा बैठा था और माया की ओर देख के भयानक तरीके से मुस्कुरा रहा था। माया ये देख के इतना डर चुकी थी कि समझ ही नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है और उसे क्या करना है। वो मानो एक जगह जम सी गई थी कि तभी एक भागने की आवाज़ माया को अपने पीछे से सुनाई देती है। ये रात बहुत भयानक बनता जा रहा था, पर तभी भागने की आवाज़ के साथ एक और आवाज़ माया के कानों में सुनाई देती है, माया रुको, मैं आ रहा हूँ। माया का डर यह आवाज़ सुन के कम होता है। वो जानती थी ये उसके बहुत करीबी दोस्त राहुल की आवाज़ है। माया पीछे मुड़ती है और देखती है राहुल बॉडीगार्ड के यूनिफॉर्म में भाग के उसके तरफ आ रहा था और उसका पैर कहीं फिसलता है और वो रुकने की जगह माया से टकरा के नीचे ज़मीन पे गिर जाता है और गिरते ही सॉरी बोलने लगता है। पर माया हल्का मुस्कुराते हुए नीचे गिरे हुए ही राहुल को गले लगा लेती है और कहती है कि वो खुश है उसे वहाँ देख के, पर वो यहाँ कर क्या रहा है। राहुल एक अमीर लड़की का बॉडीगार्ड था और वो लड़की यहाँ अपने किसी काम से आई थी और तभी राहुल की नज़र रास्ते से गुजरती माया को देखती है और वो उसके पास हाय बोलने चला आता है। माया बताती नहीं कि वो इतनी खुश क्यों हुई थी राहुल को देख के, पर माया के अंदर का डर थोड़ा शांत ज़रूर हुआ था। राहुल माया से कहता है कि अभी उसकी मैम थोड़ी बिजी है और उन्हें टाइम लगेगा, तो वो माया के घर तक उसे छोड़ सकता है। और माया भी इतना डरी हुई थी कि राहुल के बात पूरा करने से पहले ही उसके साथ चलने के लिए हाँ कह देती है। दोनों उस सुनसान से रास्ते पे आगे बढ़ते हैं और तभी सामने से कुछ आता हुआ देख के माया फिर से घबरा जाती है। सामने से एक बाइक आ रही थी। ये वही बाइक थी जो अभी माया के साइड से गुजरी थी। माया डर के राहुल का हाथ पकड़ लेती है और राहुल के चेहरे पे एक मुस्कुराहट बिखर जाती है। माया और राहुल बचपन के दोस्त हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर कोई भी प्यार का इजहार नहीं करना चाहता और यही वजह है कि दोनों एक दूसरे के साथ इतने खुश दिख रहे थे। तभी अचानक वो बाइक राहुल और माया के सामने रुकती है और वही 2 लोग माया और राहुल की तरफ बढ़ते हैं, चेहरे पे एक भयानक मुस्कुराहट के साथ। माया राहुल के पीछे खड़ी हो जाती है। वो जानती थी कि राहुल उसे प्रोटेक्ट करेगा और तभी उन दोनों में से एक लड़का राहुल के सामने आता है और माया को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। राहुल उस लड़के को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ता है और तभी दोनों में लड़ाई होने लगती है। दूसरा लड़का घबरा के अपने दोस्त को बचाने के लिए राहुल को पीछे से पकड़ता है और माया भी राहुल को बचाने के लिए रास्ते पे रखा एक डंडा उठाती है और उसके सर पे मारने वाली ही होती है कि वो हट जाता है और वो लकड़ी राहुल के सर पे लगता है और वो वहीं गिर जाता है। दोनों लड़के राहुल के सर से गिरता हुआ खून देख के डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। माया राहुल का सर अपने गोद में रखती है और उससे सॉरी कहती है
और तभी राहुल अपने चंद बचे हुए सांसों के साथ कहता है, आई लव यू माया।